ओके गाइस, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो डिफ्लेक्शंस होती हैं उनको किस तरीके से बनाएं। तो आप सबके सामने एक मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप लोग सब देख सकते हैं। अच्छा गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। जो भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेगा, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की या रेडियो एक्टिव एमिशंस की, उनको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डॉट और क्रॉस होता क्या है। ये मैग्नेटिक फील्ड के टॉपिक के अंदर वैसे ही पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। हम लोग हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पेज पे मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करनी होती है, तो ये बात सबको पता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। सही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, इनको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, मतलब इनको प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको यहाँ बनाते हैं। अब 2D प्लेन पे इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम 2D पे इसकी रिप्रेजेंटेशन डॉट्स एंड क्रॉसेस के थ्रू करते हैं। एक डॉट होगा, एक क्रॉस होगा। अब डॉट्स एंड क्रॉस का क्या मतलब होता है, ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अब इमेजिन करें कि आपके पास एक ऐसे करके पेपर है। सही है, पेपर की जो फ्रंट साइड है और उसके पीछे वाली उसकी एक बैक साइड है। ठीक है, फ्रंट साइड पे लेट्स से कि मैंने नॉर्थ पोल रखा है और बैक साइड पे साउथ रखा है, तो कुछ ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइन जा रही होंगी, यानी बिल्कुल पेपर के आर पार होके। जब भी पेपर से आर पार होते हुए नॉर्थ से साउथ की रिप्रेजेंटेशन होगी, तो हम क्रॉस से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्रॉस से रिप्रेजेंट होता है, और ये एक फंडामेंटल चीज़ है जो आप सबको पता होनी चाहिए कि डॉट्स एंड क्रॉसेस कब और कैसे हम यूज़ करते हैं। तो क्रॉसेस का मतलब है कि अगर एक लेट से ये पेज है, सही है, तो क्रॉस का मतलब ये, अगर मैं इस हाथ के फ्रंट पॉइंट पे बना दूं क्रॉसेस, ये सारे मैंने क्रॉसेस बना दिए, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं नॉर्थ ऊपर रखता हूँ और साउथ नीचे रखता हूँ, तो फील्ड लाइंस ऐसे इनवर्ट जा रही हैं, पेपर से आर पार हो रही हैं। तो क्रॉसेस का मतलब ये होता है पेपर के ऊपर। लेकिन लेट्स से मैं डॉट बोलता हूँ, मैंने ऊपर डॉट्स बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब रिवर्स है। यानी अब क्या हो रहा है, नॉर्थ डाउनवर्ड है, साउथ अपवर्ड है, फील्ड लाइंस नीचे से ऊपर की तरफ आ रही हैं, यानी प्लेन से अपवर्ड। तो ये चीज़ पेपर में आप लोगों को पता होनी चाहिए, वरना आप लोग फेलेमिंग्स का लेफ़्ट हैंड रूल नहीं लगा सकते। और ये फेलेमिंग्स का लेफ़्ट हैंड रूल बिल्कुल ऐसे होता है, अगर मैं अभी से दिखा देता हूँ। ये तीनों उंगलियाँ, आपकी इंडेक्स फिंगर, आपका थंब, ये दोनों 90 पे एक दूसरे से, ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे 90 पे, और ये जो मिडिल फिंगर है ये भी 90 पे होगी आपकी इंडेक्स फिंगर से। तो ये आपका फेलेमिंग्स का लेफ़्ट हैंड रूल है जो आप लोगों को बनाना आना चाहिए। तो इसमें भी मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ। हम फेलेमिंग्स का लेफ़्ट हैंड रूल एक्चुअल में डायरेक्शंस को नोट करने के लिए यूज़ करते हैं। थंब यहाँ पे फोर्स रिप्रेजेंट करता है, ये जो इंडेक्स फिंगर है आपकी, ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है, और ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट या चार्ज फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। और ये हमेशा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है, जो ये अगर लेट्स से मैं इसको बाहर की तरफ बना रहा हूँ, ये इस तरफ पॉइंट कर रही है, तो इसका मतलब कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। खैर, अब इस पर ज़रा डिटेल में बात करते हैं। तो लेट्स से कि मैंने एक चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, या लेट्स से अल्फ़ा पार्टिकल है। अब तो मैं खैर कह सकता हूँ कि अल्फ़ा पार्टिकल है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, अल्फ़ा पार्टिकल है, और जाहिर सी होता है अल्फ़ा पॉजिटिव होता है, तो वो अभी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया है। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाई है क्रॉस, यानी इससे ये पता चल रहा है कि आपका जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो स्ट्रेट इस डायरेक्शन में आ रहा है। सही है, और ये क्रॉसेस हैं, ये इस तरीके से लें कि ये क्रॉस है मेरा पाम, और ये इस तरीके से एंटर कर रहा है। तो अब होगा क्या, आप लोगों को इस पे लगाना है फेलेमिंग्स का लेफ़्ट हैंड रूल। फेलेमिंग्स का लेफ़्ट हैंड रूल कैसे लगाएंगे मैं बता देता हूँ। मैंने डायग्राम बनाई हुई है। तो पहले तो अपने हाथ को अलाइन करना होगा फील्ड के साथ। ठीक है, तो ये कुछ डायग्राम मैंने बनाई है, अगर गौर से देखें तो इसमें अगर आप देख सकते हैं मेरी जो इंडेक्स फिंगर है वो बिल्कुल क्रॉसेस के साथ अलाइन कर रही है, क्योंकि मुझे पता है कि इंडेक्स फिंगर का इंडेक्स फिंगर का ये वाला पोर्शन जो है ये आपका नॉर्थ होगा और ये वाला आपका साउथ होगा, तो ये डाउनवर्ड जाएगा प्लेन के। सही है,
तो ये डाउनवर्ड जाएगा प्लेन के, तो नॉर्थ से साउथ क्योंकि क्रॉसेस हैं तो हम इस तरीके से अपनी इंडेक्स फिंगर रखेंगे। अच्छा, ये फोर्स की फिंगर है, इसको हम बिल्कुल एंड में रीड करेंगे कि होगा क्या। अभी हम मिडिल फिंगर को अलाइन करेंगे, मिडिल फिंगर आउटवर्ड है जबकि इसको इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो हम अपने हाथ को इस तरह ट्विस्ट करेंगे और मिडिल फिंगर को इस तरफ अलाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपकी मिडिल फिंगर इस तरफ अलाइन होगी। अच्छा, हमने ये क्यों किया है? क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन हम मिडिल फिंगर से रिप्रेजेंट करेंगे और आपकी इंडेक्स फिंगर नीचे की तरफ होगी। जब आप ये काम करेंगे तो आपका जो थंब है वो उस तरफ पॉइंट करेगा, यानी इस स्क्रीन की तरफ। इससे ये बात पता चलेगी कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हम 2D के ऊपर बात करते हैं तो ज़रा देखते हैं किस तरीके से। अब आपके सामने मैंने ये बना दिया, सही है। तो अल्फ़ा पार्टिकल इन हुआ, सही है। आपने फेलेमिंग्स का लेफ़्ट हैंड रूल लगाना है ताकि हमें डायरेक्शन पता चले कि हमारा अल्फ़ा पार्टिकल किधर डिफ्लेक्ट करेगा। तो हमें पता है हमारी इंडेक्स फिंगर डाउनवर्ड जा रही होगी, सही है ये। तो हमारी जो फोर्स लग रही होगी वो ऊपर की तरफ लग रही होगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली सीधा आते आते ऐसे करके बेंड कर जाएगा। तो ये आपका बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल की डायरेक्शन होगी जो हम फेलेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड को देखते हुए। ठीक है। अच्छा, अब इसी का मैं रिवर्स कर दूं, लेट से इलेक्ट्रॉन है या बीटा पार्टिकल है, ठीक है। तो बीटा पार्टिकल भी लेट से ऐसे आ रहा था। अब यहाँ पे दो चीज़ें, अगर डायरेक्शन, क्योंकि फेलेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को नोट करते हुए लगता है, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपकी जो मिडिल फिंगर है वो पॉइंट होती है। तो आपकी जो ये मिडिल फिंगर है ये वाली, ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी इशारा ही यूँ कर रही होती है पॉजिटिव से नेगेटिव तरीका। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है या इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, यानी रिवर्स होता है। तो इस चीज़ को ऐसे समझाना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मैं आपको एक सिंपल सी टिप देता हूँ। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखें या बीटा पार्टिकल दिखे कि वो ट्रैवल कर रहे हैं एक डायरेक्शन में, आपको करना क्या है, आप लोग उसको इमेजिन करिएगा कि वो अल्फ़ा पार्टिकल है। उस पर फेलेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वैसे ही लगाइएगा जैसे अभी लगाया, सिर्फ जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी एंड में उसको रिवर्स कर दीजिएगा, सही है। यानी हमें सिर्फ क्या इमेजिन करना है कि जो बीटा पार्टिकल है हम उसको इमेजिन करेंगे शुरू में कि वो अल्फ़ा है। हम फेलेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे उस पर फोर्स निकालने के लिए। जो फोर्स निकलेगी लेट से ऊपर की तरफ आई थी, तो हमें पता है कि ये तो अल्फ़ा, ये जो फेलेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ये डायरेक्टली अल्फ़ा पे लगता है, सही है। तो हम क्या करेंगे, हम उस फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, जिससे हमारे पास बीटा की डिफ्लेक्शन आ जाएगी। अब इसी चीज़ को इधर अप्लाई करके देखते हैं। तो जब मैं यहाँ पे बीटा पार्टिकल को लाऊंगा फील्ड के अंदर, तो जब अल्फ़ा ऊपर की तरफ जा रहा है तो बीटा डेफिनेटली नीचे की तरफ जाएगा। ये बात आप सबको याद रखनी है फेलेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को लगाते हुए, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़, ये तो हो गई आपकी क्रॉसेस के लिए। अब आते हैं डॉट के लिए। तो डॉट में क्या होता है, डॉट में अगेन अगर मैंने अभी आप लोगों को एक बात बताई थी कि डॉट का मतलब होता है कि प्लेन से आउटवर्ड लाइंस आ रही हैं। प्लेन से आउटवर्ड लाइंस का मतलब क्या है कि अगर मेरे इस हाथ पे डॉट्स बने हुए हैं तो डॉट का मतलब क्या है, इस साइड पे मेरे नॉर्थ है और ये फ्रंट साइड पे मेरे साउथ है, तो लाइंस ऐसे बाहर आ रही होंगी। अब मैं इस पेपर को अगर ऐसे रखूँगा और डॉट्स ऐसे बने हुए होंगे तो नॉर्थ नीचे की तरफ होगा और साउथ ऊपर की तरफ होगा। ये आप लोगों को बात याद रखनी है। तो डॉट का मतलब होता है कि प्लेन से बाहर लाइनें आ रही हैं, सही है, आउट ऑफ द प्लेन। अब यहाँ करना क्या है, लेट्स से कि मेरे पास एक अल्फ़ा पार्टिकल अगेन आया, सही है, यूँ आ गया। मैंने फिर से फेलेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया, लेकिन इस बार मेरा फेलेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि प्लेन से बाहर की तरफ लाइनें आ रही हैं, तो मेरी इंडेक्स फिंगर ऊपर की तरफ होगी ऐसे। तो मैंने अलाइन करने की कोशिश करी है पेपर पे। जब मैं उसको अलाइन करूँगा और मेरी जो अल्फ़ा पार्टिकल की लाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट बन रही है, पेपर से ऊपर की तरफ इंडेक्स फिंगर और ये यूँ, तो ये कुछ मेरी तरफ इशारा कर रहा है। ये थंब है ये नीचे की तरफ आ रहा है। अगर हम प्लेन ऑफ द पेपर में देखें, जब हम प्लेन ऑफ द पेपर में देखेंगे तो ये डाउनवर्ड आ रहा होगा, और जब ये डाउनवर्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि फोर्स इस पर डाउनवर्ड लग रही है, तो अल्फ़ा पार्टिकल जाते जाते आपका ऐसे बेंड कर जाएगा।
तो आई होप आप सब लोगों को अल्फ़ा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन समझ में आई होगी। अब इसी का रिवर्स बीटा होगा। बीटा अगर लेट से इस डायरेक्शन से आ रहा था तो उसको जाना यूँ, वो जाएगा किस तरह, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन अगेन दो बातें याद रखनी है गाइस, मास के ऊपर बात। आप लोग को जो एरोज़ हैं, मैंने ये वाला एरो थोड़ा सा छोटा बनाया, ये थोड़ा बड़ा बनाया। अल्फ़ा का एरो कंपैरेटिवली बड़ा बनेगा, बीटा का एरो कंपैरेटिवली छोटा बनेगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अगर आप लोगों ने इसमें ब्लंडर मार दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को फेलेमिंग्स का लेफ़्ट हैंड रूल समझ में आ गया होगा। ये हम बेसिकली यूज़ करेंगे फोर्सेस को पकड़ने के लिए। ये आप लोगों के सामने बना हुआ है और आप लोग इसकी और स्टडी कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है और आसानी से सॉल्व हो भी जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डीके की इक्वेशंस के ऊपर। और डीके की इक्वेशंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि अल्फ़ा, बीटा और गामा की डीके की इक्वेशंस हम बनाते किस तरह हैं। बहुत इजी हैं, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा सब कुछ। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपैरेटिवली जो न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक है, मैं कहता हूँ ईजी टॉपिक है। अगर आप उसकी एक एक चीज़ को समझ जाएँ तो अभी तक जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं उसमें ये जो चीज़ है ये बहुत ईजी है। तो अब हम इक्वेशंस पे आते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले अल्फ़ा की इक्वेशंस को स्टडी करते हैं। लेट्स से पेपर में तुम लोगों को सबको कहा जाता है कि अल्फ़ा की एक इक्वेशन गिवन है। लेट्स से ये हमारी इक्वेशन है, रेडियम दे दिया है, सही है। रेडियम का जो एटॉमिक नंबर है, उसका न्यूक्लियन नंबर है वो ये रहा, प्रोटॉन नंबर ये रहा 88। तो रेडियम की सारी चीज़ें गिवन है। वो कहता है कि रेडियम डिके करता है, तो जो पार्टिकल डिके करेगा, लेट्स से एक्स डिके करता है, तो हम पहले एक्स को इस साइड पे लिखेंगे, फिर एरो बनाएंगे और लिखेंगे लेट्स से वाई। वाई एक एलिमेंट है जो बनेगा डिके के बाद। किस चीज़ का डिके हो रहा है, प्लस करके उसको लिखेंगे। डिके हो रहा है अल्फ़ा का, तो जिसका डिके हो रहा है हमने उसको लिख दिया, फिर प्लस करके लिख देंगे एनर्जी। यानी ये एक बेसिक इक्वेशन है जो आप लोगों को याद करनी है। जो ऑब्जेक्ट डिके हो, जिसमें से डिके होगा उसको पहले लिखना है, फिर एरो बनाना है। जो डिके होके वो बनेगा, एक नया एलिमेंट बनेगा, वो हम वाई से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर जो चीज़, मतलब जिस जिस चीज़ की इमिशन हुई है उसको लिखना है और एनर्जी लिखना है। अब ज़रा इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। हम इसके न्यूक्लियन नंबर्स को और प्रोटॉन नंबर को बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। रेडियम का है 226 न्यूक्लियन नंबर और प्रोटॉन नंबर है 88। अब यहाँ पे रेडॉन बनता है, रेडियम रेडॉन बन जाता है जब उसमें से हीलियम या अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है। तो अब अल्फ़ा पार्टिकल है 4 और रेडियम का था बेसिकली 226। लेट्स से ये पार्टिकल एक्स था, पेपर ने कहा कि आप इसका न्यूक्लियन नंबर लिखें और प्रोटॉन नंबर लिखें, सही है। तो हमें पता है कि इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकल चुका है, तो हम 226 में से 4 माइनस करेंगे, जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। और 88 में से 2 माइनस करेंगे, तो जो आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि जो पार्टिकल एक्स है उसका न्यूक्लियन नंबर क्या है, उसका प्रोटॉन नंबर क्या है। और डेफिनेटली हो सकता है कि आपको एलिमेंट का नाम भी लिखा हुआ दे दें वो, क्योंकि यूजुअली ऐसा ही होता है कि एलिमेंट का नाम लिखा हुआ होता है। तो बस आप लोगों को ये 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो बस ये कैलकुलेट करना है। अल्फ़ा में बहुत आसान है, बेसिक माइनस है, और माइनस करने के बाद आपको ये पूरी इक्वेशन बना के लिख देनी है। मेक श्योर कि आप लोग ये लिखना ना भूलें और ये लिखना ना भूलें, वरना मार्क्स कटते हैं। और ये बेसिक माइनस करने वाला एक गेम है जिसको आप लोगों को समझ जाना चाहिए अब तक, ठीक है। तो ये उसकी नोटेशन है इक्वेशन की, देख सकते हैं। और इसके थ्रू आप लोग आसानी से बना सकते हैं कि कैसे x में से 4 माइनस होगा तो y का एक एलिमेंट बन रहा है जिसका जो नया एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक नंबर होगा यहाँ लिखा हुआ होगा। अब आते हैं बीटा डीके के ऊपर। बीटा थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, मतलब मुश्किल नहीं है। मतलब मैं ये कहूँगा कि उसमें क्योंकि IGCSE GCSE पॉजिट्रॉन वाला बीटा डीके नहीं पढ़ा था, तो बच्चों को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद कोई चीज़ कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सिर्फ बीटा नेगेटिव डीके के ऊपर बात करेंगे। अब बीटा नेगेटिव होता क्या है, ज़रा गौर से देखिए इक्वेशन को। इधर पता चल रहा है कि जो सोडियम है वो मैग्नीशियम बन रहा है बीटा डीके के बाद। सोडियम मैग्नीशियम बन रहा है। फ़र्क क्या है, जो 24 इसका न्यूक्लियन नंबर है वही 24 मैग्नीशियम का न्यूक्लियन नंबर है, सही है। लेकिन जो प्रोटॉन नंबर है वो एक बढ़ के 12 हो चुका है, 11 से 12 हो चुका है।
अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल चुका है, यानी एमिशन हो चुकी है इलेक्ट्रॉन की या बीटा पार्टिकल की। हमने 11 को 12 क्यों किया या +1 प्रोटॉन क्यों किया, इस पे क्वेश्चन बनता है पेपर में। अब यहाँ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि असल में बीटा नेगेटिव डीके इज़ बेसिकली ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में तब्दील हो रहा है या म्यूटेट हो रहा है, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। वो कैसे? इमेजिन कि आपके पास 20 प्रोटॉन्स हैं, 20 न्यूट्रॉन्स हैं, मिला के कितने हो गए न्यूक्लियॉन्स? टोटल 40। अब मैंने कहा कि ये जो 40 न्यूक्लियॉन नंबर वाला एलिमेंट है, इसमें एक बीटा डीके हुआ, यानी बीटा डीके हुआ, बीटा नेगेटिव डीके हुआ, ये सही कहना रहेगा, बीटा नेगेटिव डीके हुआ। तो जब बीटा नेगेटिव डीके हुआ तो इसका जो एक न्यूट्रॉन है, जो 20 न्यूट्रॉन्स थे उनमें से एक न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म कर जाएगा एक प्रोटॉन में। अब वहाँ पर टोटल प्रोटॉन कितने हो गए? 21। और वहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हो गए? 19। लेकिन ओवरऑल जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो अगेन हमें जो न्यूक्लियॉन नंबर मिलेगा वो 40 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियॉन नंबर कभी भी चेंज सिर्फ इस वजह से नहीं होता क्योंकि इंटरनली ये काम हो रहा होता है, एक चीज़ बदलती है अपने आप को दूसरी चीज़ में, तो ओवरऑल वो पूरा का पूरा जो न्यूक्लियॉन नंबर होता है वो सेम रहता है। उसी वक्त एक इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होता है न्यूक्लियस के अंदर से। अब दूसरी चीज़ जो आप लोगों को बतानी है वो ये है कि जो आप लोगों का किधर चलेगा, ये रहा। हाँ, दूसरी चीज़ जो आप लोगों को बतानी थी वो है बेसिक इक्वेशन। वो ये है कि न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म होता है प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन गिव आउट होता है। ये आपकी बेसिक बीटा नेगेटिव डीके की इक्वेशन है, ये आप लोगों को याद रखनी है। सिंपल है। अब हुआ क्या था, यही चीज़ मैंने अभी आप लोगों को समझाई कि इमेजिन कर लें कि 20 प्रोटॉन्स हैं, 20 न्यूट्रॉन्स हैं, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 40 न्यूक्लियॉन नंबर बनेगा आपका पूरा। सही है। अब उसमें 20 प्रोटॉन तो 40 न्यूक्लियॉन नंबर, और यहाँ पे आपका 20 आपका प्रोटॉन नंबर हो जाएगा। सही है। अब होगा क्या कि जैसे ही एक बीटा डीके होता है, एक्स लेट से वाई में ट्रांसफॉर्म होता है एक बीटा डीके करके, तो वाई का और एक्स का जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो सेम रहेगा 40-40। क्यों? क्योंकि एक न्यूट्रॉन यहाँ से निकला, एक प्रोटॉन बन गया, यानी नए प्रोटॉन हो गए 21 और पुराना जो न्यूट्रॉन अब बचे हैं वो हो गए 19। लेकिन जब आप इन दोनों को वापस ऐड करेंगे तो आपको 40 ही आंसर मिलेगा। इस वजह से आपका न्यूक्लियॉन नंबर कभी चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है दोनों एलिमेंट में। चेंज क्या चीज़ होती है? प्रोटॉन नंबर। जो पहले 20 था अब वो 21 हो गया है। खैर ये मैंने x लिख दिया, इसको मुझे y लिखना चाहिए। अब एक नया एलिमेंट बन गया है जो y है, जिसका न्यूक्लियॉन नंबर तो सेम है पहले से, लेकिन उसका प्रोटॉन नंबर डिफरेंट हो गया है और इसकी कन्फिग्रेशन ये है। गाइज एक और चीज़ बतानी है जस्ट फॉर नॉलेज, इसी का रिवर्स बीटा पॉजिटिव या पॉजिट्रॉन का डीके होता है। सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ क्योंकि पता होना चाहिए। यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील हो रहा था तो बीटा नेगेटिव डीके। इमेजिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तब्दील हो रहा है तो वहाँ बीटा पॉजिटिव डीके होता है। मतलब इतनी सिंपल सी चीज़ थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस थी नहीं कि इंसान को समझ में ना आए। लेकिन खैर सिलेबस में नहीं है तो फिर मैंने फिर भी थोड़ा सा बता दिया ताकि आगे जो हम प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर के ग्राफ करेंगे ना उसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करने में आसानी होगी, क्योंकि उनकी ट्रेंड लाइन्स को पढ़ना होता है। खैर वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों ने न्यूट्रॉन भी कर लिया, प्रोटॉन भी कर लिया। हमें पता है कि बीटा नेगेटिव डीके इस तरीके से होता है और बीटा नेगेटिव डीके की जनरलाइज इक्वेशन ये होती है। लास्ट चीज़ पे आते हैं। याद रखिएगा कि आपको इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स दोनों और एनर्जी लिखना लाजमी है। गैमा एमिशन पे आता है। गैमा सबसे आसान गैमा है, जो गिवन है एलिमेंट उसको वैसे का वैसा ही लिख दें, बस बाद में गैमा रेडिएशन का एक ये वाई बना दें, दैट्स इट, ये आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, यूजुअली गैमा होता क्या है तो मैं भी आपको बता देता हूँ। रिलीज द एक्सेस एनर्जी एज फोटॉन्स ऑफ गैमा रेडिएशन। तो फोटॉन के ऊपर आपसे अगर कभी पूछा गया कि व्हाट इज़ अ फोटॉन, तो बोल दिएगा इट्स जस्ट अ पैकेट ऑफ एनर्जी, या इट्स अ क्वांटाइज पैकेट ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, यानी एक सेट पैकेट ऑफ एनर्जी है जो इमिट आउट होता है। तो दैट्स व्हाट अ फोटॉन इज़। ठीक है।
ये आपकी इक्वेशन है गैमा रेडिएशन की, सही है, इजी, कुछ भी नहीं करना, जैसा है ये सितारा बस हट जाता है, यानी एस्ट्रिक हट जाता है, सोडियम बन जाता है और गैमा रेडिएशन होती है, दैट्स इट, दैट्स ऑल ऑफ इट। अब आप लोगों को आई होप तीनों एमिशंस की इक्वेशंस बनानी आ गई होंगी, तीनों इक्वेशंस को किस तरीके से बैलेंस आउट करना है। बैलेंस आउट करने की ऐसे ज़रूरत नहीं होती, आसान होता है, बाकी सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग ये खुद कर सकते हैं, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, लेकिन अगेन सोल्यूशन नीचे गिवन है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपके पास रेडॉन गिवन है, रेडॉन गिवन है, वो पोलोनियम में ट्रांसफॉर्म हो रहा है अल्फ़ा पार्टिकल गिव आउट करके, तो वो बोल रहा है रेडॉन का ये जो एक्स और वाई है ये क्या होगा। सिंपल है, अगर 218 पोलोनियम है और 86 उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल लेट्स से ये इमिट आउट हुआ है, तो इन दोनों को आप ऐड कर लें, यानी 218 + 4 आपको दे देगा रेडॉन का x, और दूसरा क्या था 86 + 2 आपको दे देगा रेडॉन का y। सिंपल, यानी रिवर्स में जाएंगे प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा, सीधी सी बात। तो ये अल्फ़ा में एप्लीकेबल है, कर सकते हैं, ये आपका आंसर है दोनों का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मल्टीपल डिसइंटीग्रेशन या एमिशंस हुई हैं। अब उसमें क्या है कि एक x आपका गिवन डीके करने वाला एक मतलब एक एलिमेंट है, सही है, वो न्यूक्लियाई वाई में डीके हुआ विद एमिशंस ऑफ 2 अल्फा पार्टिकल्स एंड 1 बीटा पार्टिकल, यानी 2 अल्फा निकले, अलग अलग लिख लें ऐसे करके, और एक बीटा निकला है। पहले तो अल्फ़ा को इस तरीके से लिख लीजिएगा इक्वेशंस के साथ, ताकि और बीटा को, ताकि आपको पता चले कि यार ये 3 निकली हैं चीज़। तो अब मेरे x में से मुझे पहले तो 4 + 4 8 न्यूक्लियॉन्स माइनस करने हैं, फिर 2 + 2 4 प्रोटॉन माइनस करने हैं, तो मेरे पास जो एलिमेंट बनेगा उसमें ये दोनों माइनस होने चाहिए। फिर एंड में जो भी चीज़ बचती है, जैसे लेट्स से 86 बचता है, सही है, अगर मैं 90 - 4 करता हूँ तो मेरे पास आता है 86। एंड में उसमें एक मतलब एक प्रोटॉन प्लस करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 87। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है इसमें करना एक्स्ट्रा, बस ये याद रखना है कि जितने अल्फ़ा पार्टिकल्स गिव आउट होंगे उनको उस हिसाब से इसमें से माइनस करना है, उनके न्यूक्लियॉन नंबर को और उनके प्रोटॉन नंबर को, और एंड में जो बीटा है उसका सिर्फ एक प्रोटॉन, अगर यहाँ पे लेट्स से एक और बीटा होता तो फिर 2 प्रोटॉन आपको यहाँ ऐड करने पड़ते हैं, सिंपल इज़ दैट। अच्छा भाई, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पे अल्फ़ा बीटा एंड गैमा का सब कुछ कर लिया है। अब हम लोग आगे 2-3 चीज़ें और पढ़ेंगे, बस ये की पॉइंट्स मैं पढ़ा के एंड कर रहा हूँ आज की क्लास। What's the difference between alpha particle and helium nuclei? Like I said, alpha particle contains 2 protons, 2 neutrons, while helium atom contains 2 protons, 2 neutrons and 2 electrons. ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। फिर है difference between a beta particle and electron. Beta particle have either a positive or negative charge, while an electron only has a negative charge. तो ये एक सिंपल सी चीज़ है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग GM ट्यूब और हाफ लाइफ के ऊपर बात करेंगे, और रेडिएशन डिटेक्शन मेथड्स क्या होते हैं, या रेडिएशन डिटेक्शन मेथड्स मतलब डिटेक्टिंग इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे, और हाफ लाइफ की स्टडी को अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो बाय गाइस, बाय गाइस।